नमस्कार, खबर फास्ट पर सवाल आपका देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ यश खुराना। सन 1720, 1820, 1920 और अब 2020-21 भी इतिहास के पन्नों में दर्ज होकर महामारी की गाथा सुना रहा होगा कि महामारी कितनी भयावह थी, कितनों की सांसें रोकी, कितनों को चपेट में लिया, कितनी लहरें आई, सरकारें कैसे निपटी। हालांकि अभी बहुत कुछ देखना बाकी है। यहां तक कि इस पर भी चर्चा हो रही होगी कि सरकारों के मिसमैनेजमेंट पर कौन खुलकर बोल रहा था, कौन आलोचना कर रहा था और कौन फिजाओं के साथ बहता चला जा रहा था। खैर, देश में आज की स्थिति और 1 से 2 महीने पहले की स्थिति में जमीन आसमान का अंतर है। हैरान मत होइए, यह अंतर विकास की दृष्टि से नहीं, कोरोना की स्थिति को लेकर है। और अच्छी बात यह है कि भारत में कोरोना की दूसरी लहर की तबाही का जलजला अब थमता हुआ सा दिखाई दे रहा है। राज्यों को हिम्मत मिल रही है कि अब प्रदेश को धीरे धीरे खोला जाए, क्योंकि देश में रोज मिलने वाले कोरोना के नए मरीजों की संख्या घटकर 1 लाख तक पहुंच गई है। ये 61 दिनों में सबसे कम है। सोमवार को देश में 1,636 नए केस आए। यह आंकड़ा 7 अप्रैल यानी 61 दिन बाद 1 लाख पहुंचा है। पहली लहर में 50,000 के केस के वापस 50,000 से कम केस होने में 82 दिन लगे थे। पहली लहर के दौरान इन 82 दिनों में 60.62 लाख नए मरीज मिले थे। वहीं दूसरी लहर के इन 61 दिनों में 1.56 करोड़ नए केस मिले हैं। संक्रमण की दूसरी लहर में अमेरिका में ऐसा होने में पूरे 100 दिन लग गए थे। इस लिहाज से भारत को दूसरी लहर से उबरने में अमेरिका से 39 दिन कम लगे हैं। मरीज भी अमेरिका से 22.6 लाख कम मिले हैं। अमेरिका में दूसरी लहर के 100 दिन में से 1.82 करोड़ नए केस मिले, जबकि भारत में दूसरी लहर के 61 दिन में 1.56 करोड़ केस मिले हैं। लेकिन ज्यादा खुश होने की अभी आवश्यकता नहीं, क्योंकि भारत को अभी चुनौतियों की कई नदियों को पार करना है। ये बात खुद कई दफा प्रधानमंत्री कह चुके हैं। जैसे सरकार ने खुद कहा था कि तीसरी लहर आएगी, बच्चों पर इसका ज्यादा प्रभाव होगा, बच्चे बड़ी तादाद में कोरोना की चपेट में आ सकते हैं। वैसे पहली और दूसरी लहर का विश्लेषण करेंगे, बारीकी से अगर देखेंगे तो आप खुद पाएंगे कि बच्चों पर दूसरी लहर कहन बरकत टूटी है। इसलिए सरकारों के सामने बच्चों को भी वैक्सीनेट करना बहुत जरूरी हो गया है। और हिंदुस्तान के लिए शुभ समाचार है कि भारत में डेवलप पहली कोविड-19 वैक्सीन कोवैक्सीन का बच्चों पर ट्रायल शुरू होने वाला है। दिल्ली एम्स में भी इसकी शुरुआत हो गई है। इस ट्रायल में 2 साल से 18 साल तक के वॉलंटियर शामिल किए जाएंगे। एम्स पटना में बच्चों पर इस वैक्सीन का ट्रायल पहले से ही शुरू हो चुका है। ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया यानी कि डीसीजीआई ने 12 मई को 2 से 18 साल एज ग्रुप पर वैक्सीन के ट्रायल की मंजूरी दी थी। इस विषय को लेकर हम चर्चा करेंगे। इसको लेकर हमारे कुछ सवाल हैं। सबसे पहले आपको सवाल दिखा देते हैं, देखिएगा, सोचिएगा, विचार विमर्श कीजिएगा। सबसे पहला सवाल आपकी टीवी स्क्रीन पर, कब आएगा बच्चों का सुरक्षा कवच? बच्चों पर भारी पड़ेगी महामारी, अब हमें तैयारी क्या करनी चाहिए? तीसरा सवाल, सबको वैक्सीन कैसे लगाएं, बच्चों को कोरोना से कैसे बचाएं? चौथा सवाल, कितनी घातक होगी तीसरी लहर, इसको लेकर भी चर्चा चल रही है। और पांचवा और महत्वपूर्ण सवाल आपकी टीवी स्क्रीन पर यह है कि लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर नंबर फ्लैश हो रहे हैं। अगर आपका भी इस विषय से लेकर कोई सवाल है तो आप तुरंत कॉल कर सकते हैं। हमारे साथ जुड़े मेहमान से आप सवाल पूछ सकते हैं। सवाल सधे हुए होने चाहिए, गरिमा के साथ आप सवाल पूछें। तो लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर नंबर फ्लैश हो रहे हैं। अगर आपका इस विषय को लेकर, इस विषय से जुड़ा कोई सवाल है तो आप तुरंत कॉल कीजिए। लगातार नंबर आपके टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं। कार्यक्रम का सिलसिला अब आगे बढ़ाते हैं। आपको तारुफ करा देते हैं। हमारे साथ जो मेहमान हैं और डॉक्टर रवि गर्ग हमारे साथ जुड़ गए हैं, बाल रोग विशेषज्ञ हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत खबर फास्ट पर। और इसी के साथ ही हमारे साथ हेल्थ एक्सपर्ट जुड़ गए हैं, शरद लखोटिया जी। शरद लखोटिया जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत स्वागत आपका खबर फास्ट में जुड़ने के लिए। डॉक्टर शरद लखोटिया, मैं सबसे पहले आपसे शुरुआत करना चाहूँगा। ये आज देश की इस तरह से परिस्थिति बन गई है कि हर एक माता पिता का, हर अभिभावक का एक सवाल है और बहुत बड़ा सवाल है आज के परिदृश्य में, आज की परिस्थितियों में, कि बच्चों का सुरक्षा कवच कब आएगा? देखिए, बच्चों का सुरक्षा कवच बहुत ही जल्द आने वाला है। जिस तरह वैक्सीनेशन ड्राइव हुई है, मैं आपको पहले तो एक बात पे कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहता हूं कि देखिए, वैक्सीनेशन के ऊपर आपने बड़ी बातें की और हम लोगों ने एक प्रपोजल दिया कि सेंटर को स्ट्रांग होना चाहिए, लोगों को सेंटर से जवाबदेही लेनी चाहिए और इस पे तुरंत प्रधानमंत्री की प्रतिक्रिया हुई और आज ही उन्होंने टेलीविजन पे सबको ये बताया कि ये पूरा वैक्सीनेशन सेंटर अपना ले रहा है, 21 तारीख को पूरी तरह से पूरा देश का कर रहा है। और उन्होंने ये भी बताया कि बच्चों की वैक्सीन के लिए भी तैयारी हो रही है और जो नेशनल वैक्सीन है कोवैक्सीन की,
जिससे बड़ी आशाएं हैं, जिसमें जी इंजेक्शन देने की जरूरत नहीं है, वो भी अवेलेबल हो रही है। तो ये अच्छी खबर ये है कि ये ट्रायल इनका बड़ा अच्छा चल रहा है। बीबीवी 154 कोवैक्सीन की जो आपकी नेजल वैक्सीन है, और जो दूसरी कोवैक्सीन जो नॉर्मल कोवैक्सीन है, वो दोनों की बहुत बढ़िया चल रही है। आपको तो मालूम ही है, कोवैक्सीन आपका जी एम्स पटना में शुरू हो गया, एम्स दिल्ली में जी शुरू हो रहा है आज से, और कई जगह सेंटर में हो रहा है। इनिशियली रिपोर्ट्स अच्छी आ रही है, और बहुत जल्दी हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि अप्रूवल होगा, क्योंकि गवर्नमेंट को एक कुछ सिद्धांत निभाने पड़ते हैं। वो निभा के ये जैसे ही इसकी सब पूर्ति हो जाएगी उसकी हिसाब किताब की, ये डिक्लेयर कर देंगे और बच्चों के लिए। और इन द मीन टाइम सेंटर ने चूंकि ये सारा हाथ में अपने ले लिया है, तो अब हम एक्सपेक्ट करते हैं कि एक स्मूथ प्रक्रिया होनी चाहिए। और जी उन्होंने जब प्रधानमंत्री ने जब ये कह दिया कि हम वैक्सीनेट करेंगे, 80 करोड़ लोगों को वैक्सीनेट करेंगे, ज्यादा से ज्यादा पूरा का पूरा करेंगे, और सारी पॉपुलेशन का, तो मैं बहुत ही इसमें होपफुल हूँ और ऑप्टिमिस्टिक हूँ कि बहुत बढ़िया बच्चों की वैक्सीन का भी होगा इंतजाम, और सारे वैक्सीनेशन प्रोग्राम भी बहुत सक्सेसफुल होगा। जी। डॉक्टर रवि गर्ग, आप इस बारे में क्या सोचते हैं कि बच्चों का सुरक्षा कवच कब तक आ जाएगा? ये हर एक माता पिता का सवाल है, और किस तरह की चुनौतियां होगी? कितना आसान लग रहा है? डॉक्टर रवि गर्ग, आपकी आवाज़ हम तक नहीं पहुंच पा रही, दोबारा से आपके साथ कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे। शरद हेलो। लखोटिया जी के पास दोबारा से चलते हैं। जी हाँ, आपकी आवाज़ आ रही है डॉक्टर रवि गर्ग, आप बोल सकते हैं। अगर आपने आवाज़ सुना, मैं आपको दोबारा से सवाल दोहरा देता हूँ। सवाल यहाँ पर यह है कि आज हर एक माता पिता का ये सवाल है, सरकार से सवाल है, प्रशासन से सवाल है, हमारे हुक्मरानों से सवाल है कि बच्चों का सुरक्षा कवच कब आएगा? क्योंकि सरकार खुद कह चुकी है तीसरी लहर में सबसे ज़्यादा बच्चे संक्रमित हो गए। अभिभावकों के मन में एक डर है। देखिए, उनका जो डर है वो जायज है। बच्चों का जो वैक्सीन को लेकर अभी जो गवर्नमेंट का हमारा प्लान चल रहा है, जो ट्रायल चल रहा है, जो उसके रिजल्ट आ रहे हैं वो भी बहुत अच्छे आ रहे हैं। बच्चों के जो ऊपर जो डर के जो साइड इफेक्ट हैं, वैक्सीन के जो साइड इफेक्ट हैं, वो काफी कम देखने को मिल रहे हैं। तो आज हम आशा जी करते हैं कि आने वाले 6 महीने में वैक्सीन काफी मात्रा में उपलब्ध हो जाएगी। और जैसा कि हमारी जो पहली लहर थी, उसमें बड़े बुजुर्ग काफी जी अमाउंट में काफी लोगों को सफर करना पड़ा, और दूसरी लहर में जो हमारे यंग लोग थे काफी सफर हुए थे। और अभी हमें ऐसा लग रहा है शायद जो तीसरी लहर आएगी वो बच्चों के ऊपर ही आएगी। ऐसे जैसे कई देश हैं, जैसे कि ऑस्ट्रेलिया हो गया, यूके हो गया, यूएस हो गया, चाइना हो गया, यहाँ पर बच्चों की वैक्सीनेशन की स्टार्ट कर दी गई है। आज ही बल्कि चाइना ने ऐसा किया, 2 से 17 साल के जो बच्चे हैं उनको वैक्सीनेशन स्टार्ट कर दिया है, जी जबकि यूके में 12 से साल से ऊपर बच्चों को वैक्सीन लगाई जा रही है। तो इंडिया में भी आने वाले टाइम में जल्द ही ये वैक्सीनेशन का काम शुरू हो जाएगा। पर अभी के लिए हमें ये चाहिए कि जो बच्चों के पेरेंट्स हैं वो वैक्सीनेशन लगवा लें, ताकि उनके कारण बच्चों को सफर ना होना पड़े। जी। इसी बीच हमारे साथ एक दर्शक जुड़ गए हैं रोहतक से, रणवीर। उनका सवाल ले लेते हैं। रणवीर, आपका बहुत बहुत स्वागत। आपका सवाल क्या है? यस जी, नमस्कार। जी नमस्कार। यस जी, हमारे को यकीन है अपने लखोटिया साहब की बात पे कि अभी बच्चों की वैक्सीन भी जल्दी आ जाएगी। जी और हेलो। जी रणवीर जी, हम आपकी आवाज़ सुन पा रहे हैं। हाँ, नमस्कार जी। यस जी, हमारे यकीन है डॉक्टर लखोटिया साहब की बात पे कि भाई बच्चों की वैक्सीन पे ट्रायल शुरू हो गया, बड़ी अच्छी बात है, और जल्दी आ जाएगी, जिससे बच्चों को शायद राहत मिल जाए। लेकिन जी हमारे मोदी जी कह रहे हैं कि भाई हमारे डॉक्टर ने फ्रंट लाइन को हमने पहले टीका दिया, जी उन्होंने बहुत अच्छा काम किया, लेकिन आपने क्या किया? 700 डॉक्टरों ने जान गंवाई है, उनके घर उजड़ गए हैं, उनका जिम्मेवार कौन जी है? उनका जिम्मेवार हमारा मोदी जी है। तो इनको इलेक्शन में लड़ते रहे। ट्रंप जैसे राष्ट्रपति ने भी वैक्सीन पहले ही खरीद कर रख लिया, ऑर्डर करके। मोदी जी ने क्या किया? सिर्फ इनको ममता दीदी बंगाल दिखाई देता रहा, इनको जनता दिखाई नहीं दी। और आज बड़े घमंड से कहते हैं जैसे बच्चों को टॉफी दे रहे हो कि हम 80 करोड़ को राशन दे रहे हैं। ये तेरे देश की हालत है, जो 80 करोड़ आदमी तेरे राशन के ऊपर निर्भर कर दिए, तूने बेरोजगार कर दिया देश रणवीर को। जी,
अरे बेच भी गए देश को। बच्चों की वैक्सीन को लेकर आप क्या पूरा नहीं सोचते कर हैं? रहे। सरकार के जो प्रयास हैं उसको लेकर क्या सोचते हैं आप? वैक्सीन के प्रयास अभी तो करने पड़ेंगे, और नहीं तो कहाँ जाएंगे, जनता रोड पर आने वाली, और ऐसी कंडीशन हो गई थी। ये जो राज्यों को ऊपर राज्यों को ऊपर छोड़ने का मुद्दा थोड़ा ही था, ये केंद्र को पहले से ही अपने अंडर में रखना चाहिए था। केंद्र ने इसलिए राज्यों के ऊपर ठिकरा फोड़ा कि इसके पास वैक्सीन थी ही नहीं, इसलिए राज्य दूध खाते रहेंगे। चलिए रणवीर जी, बहुत बहुत धन्यवाद, अपनी बात आपने रखी, बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर शरद लखोटिया, हमें किस तरह की तैयारी करनी चाहिए? बच्चों पर सबसे ज्यादा कहर टूटेगा, चूंकि सरकार खुद कह चुकी है तीसरी लहर में सबसे ज्यादा बच्चे संक्रमित होंगे। सुप्रीम कोर्ट तक सरकार से सवाल पूछ चुका है और तैयारियों को लेकर पूछ चुका है कि किस तरह की तैयारी है। या इस सवाल का आप जवाब दीजिएगा, लेकिन इससे पहले हमारे साथ एक दर्शक जुड़ गए, उनका सवाल ले लेते हैं। लोकेश हमारे से जुड़ गए हैं। लोकेश, आपका बहुत बहुत स्वागत, आपका सवाल क्या है? जी सर, नमस्कार। जी नमस्कार। सर, मेरा ये सवाल है कि वर्तमान में जो वैक्सीनेशन चल रहा है उसकी जो कमियां हैं, सबसे पहले तो उनको दूर किया जाए। जी। और अभी भी वैक्सीनेशन को लेकर कई गलत धारणाएं हमारे समाज में व्याप्त है, उनको लेकर भी हमारा प्रचार की जरूरत है, प्रचार और प्रसार की जरूरत है। और जब तक बच्चों की वैक्सीन आ जाती है तब तक बच्चों के पेरेंट्स और रिलेटिव फैमिली पूरी तरह वैक्सीनेशन हो जानी चाहिए, ताकि जब तक बच्चे सेफ रहे। जी लोकेश जी, वैक्सीन के लिए गांव-गांव, डोर टू डोर पोलिंग बूथ, हर जगह बच्चों के लिए वैक्सीन उपलब्ध होनी चाहिए और लगनी चाहिए। जी मतलब वैक्सीनेशन जो प्रक्रिया है उसको बेहतर करना चाहिए, पारदर्शिता के साथ करना चाहिए और जल्द ही करना चाहिए। चलिए लोकेश, बहुत बहुत धन्यवाद अपनी बात रखने के लिए। शरद लखोटिया जी, मैंने आपसे सवाल पूछा था इससे पहले कि हमें किस तरह की तैयारी करनी चाहिए, चूंकि सरकार खुद कह चुकी है, हमारे खुद वैज्ञानिक सलाहकार कह चुके हैं कि बच्चों पर सबसे ज्यादा कहर बनकर टूटेगा। हालांकि अभी भी अगर राज्यों के आंकड़े देखेंगे तो सबसे ज्यादा बच्चे संक्रमित हो रहे हैं, चाहे महाराष्ट्र की बात हो, दिल्ली की बात हो, छत्तीसगढ़ की बात हो, उत्तर प्रदेश की बात हो। तो हमें किस तरह की विशेष तैयारियां करनी चाहिए? बिल्कुल सही बताया आपने। देखिए, फर्स्ट वेव में जितने बच्चे अफेक्ट हुए थे, सेकंड वेव में उसके कितने गुने ज्यादा हो गए हैं। जी। अगर 1% उस समय थे तो 5% हो गए। तो और थर्ड वेव में ज्यादा इसलिए होंगे क्योंकि एडल्ट पॉपुलेशन वैक्सीनेटेड हो जाएगी या ऑलरेडी इन्फेक्टेड हो गई होगी फर्स्ट या सेकंड वेव से, तो उनका एक सुरक्षा कवच अपने आप तैयार हो गया। अब बच्चे जो है उनको वैक्सीन भी नहीं मिली है और उनका इन्फेक्शन भी ज्यादा नहीं हुआ पहले, तो अब ये प्रोन हो गए ज्यादा। ये आंकड़े भी बताते हैं, जैसे सिंगापुर में थर्ड वेव की शुरुआत हो रही है तो वहां से भी यही आंकड़े मिल रहे हैं। और वहां ये देखा गया है कि B1161 जो वायरस है, म्यूटेंट वायरस, वो 60% ज्यादा फेटल होता है, यानी मृत्युदायक होता है आम वायरस से। तो यानी जैसे म्यूटेशन बढ़ रही है ये भी खतरा बढ़ जा रहा है। नॉर्मली बच्चों में एक समझदारी की बात, समझने की बात है कि इन्फेक्शन ज्यादा सीवियर नहीं होता है, और इन्फेक्शन बहुत तो एसिम्प्टोमेटिक रहता है, थोड़ा बहुत सिम्प्टोमेटिक भी होता है, तो ज्यादा सिम्टम नहीं होती है। बहुत कम परसेंटेज होती है, 4% होती है बच्चों में जो कि सीरियस इलनेस होती है जहां इलाज करने की जरूरत होती है। तो पहले तो घबराए नहीं। दूसरी बात है, अब डिवीजन ऑफ वर्क हो गया है। अब राज्य सरकारों का काम है कि अस्पतालों को बच्चों के लिए पूरी तैयारी करें। तो पीडियाट्रिक वार्ड की स्पेशल प्रोविजन होना चाहिए, क्योंकि जब छोटा बच्चा आप हॉस्पिटल में भर्ती करेंगे तो उनके एडल्ट माँ बाप भी होंगे, तो उनके लिए एक सेपरेट रूम विद सेपरेट आपका उनको बचाव के लिए वो इंतजाम होगा उस छोटे से पीडियाट्रिक बेड के साथ। तो ये सारे अरेंजमेंट हो गए, ऑक्सीजन, पाइप ऑक्सीजन होना। तो इस तरह से जैसे अब दिल्ली सरकार कह रही है कि हमने पूरी तैयारी कर ली है, हमने 25 ऑक्सीजन ले जाने के लिए टैंकर भी खरीद लिए हैं, हमने ऑक्सीजन प्लांट भी लगा लिए हैं, एक्स्ट्रा ऑक्सीजन का प्रोविजन भी कर लिया है, हम पूरी तरह से तैयार हैं। तो अब जो सेकंड वेव में अप्रत्याशित घटनाएं हुई थी, तीसरी वेव में अप्रत्याशित घटनाएं नहीं हो, क्योंकि ये बात मुखर हो गई है कि बच्चे ज्यादा अफेक्ट होंगे और ये ज्यादा सीरियस होगा और इसमें मृत्यु दर हो सकती है ज्यादा हो अगर आप कंट्रोल कर सकें। तो इसके अंदर दायित्व तीनों का हो गया। राज्य सरकारों का अपना दायित्व है कि हॉस्पिटल व्यवस्था ठीक करें, केंद्र सरकार जल्दी से जल्दी वैक्सीन मुहैया कराए और बच्चों की वैक्सीन जैसे ही अवेलेबल हो। देखिए, बच्चों की वैक्सीन में जल्दीबाजी इसलिए नहीं कर सकते कि बड़ों की वैक्सीन में कभी आदमी की डेथ भी हो जाती है किसी केस में, तो आदमी समझता कोई बीमारी से होगा। बच्चों में अगर कोई वैक्सीन से रिलेटेड कॉम्प्लिकेशन आ जाए तो ये असह्य है, इसको सहन करना आसान नहीं है। तो इसकी बड़ी धीरे धीरे, आज देखिए यूरोपियन कंट्रीज ने
कितनी इटली, जर्मनी, पोलैंड, फ्रांस, लिथुआनिया, एस्टोनिया, रोमानिया, नॉर्वे, स्विट्जरलैंड, इजराइल, दुबई, जापान, कनाडा, सब ने अलाउ कर दिया। 12 साल से ऊपर सबको अलाउ होगी। और छोटे बच्चों में, 6 महीने के बच्चों में भी बायोटेक जो आपकी फाइजर की जी वैक्सीन है वो चल रही है, उनका हो रहा है और अप्रूवल मिल गया। तो इंडिया में कोवैक्सीन का 2 से 6, 6 से 12, 12 से 18 में एक बहुत ढंग से ट्रायल चल रहा है और बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं और एक्सपेक्ट करते हैं बहुत जल्दी मिल जाएगा। और जी नेजल वैक्सीन आने से एक फायदा है कि इंजेक्शन देने की जरूरत नहीं है, नेजल म्यूकोसा लोकल जी एक्ट करेगी, तो ये वायरस को अंदर घुसने नहीं देगी शरीर में, वहीं पे उसको न्यूट्रलाइज करके खत्म कर देगी। तो ये दोनों बहुत बढ़िया है। अच्छा, सीरम इंस्टीट्यूट की नोवावैक्स भी है, ये बच्चों में बड़ी कारगर है, ये भी तैयार हो रही है। जाइकोविड जो है, जाइडस कैडिला, ये भी बता रहे हैं कि बच्चों में बड़ी कारगर है। तो न्यूज बहुत अच्छी आ रही है, हमें इसमें जल्दीबाजी नहीं करनी चाहिए। ये साइंटिस्ट जी का काम है, साइंटिस्ट जी अप्रूव करें। गवर्नमेंट का काम है कि साइंटिस्ट अप्रूव करने के बाद वो काम में देरी ना हो। और मेरा ये सोचना है कि अभी चूंकि ड्यूटी डिवाइड हुई है और सेंटर ने ये अपने हाथ में लिया है, ये पूरी निर्भरता से काम करेंगे और ये लोगों तक पहुंचाएंगे। और जी लोगों की जैसे प्रतिक्रियाएं रही हैं, जैसे रणवीर जी ने एक जवाब दिया है, बड़ी उनकी प्रतिक्रिया थी। तो मैं ये कहूं कि हम दूसरों में दोष न ढूंढ के अपने आप में ढूंढे कि क्या मैं जागरूक हूँ, क्या मैंने कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर पालन किया, और अगर मैंने किया तो समाज में मैंने कितने लोगों को प्रेरित किया कि कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर अपनाएं, और कितने मेरे आमने सामने जाने वाले व्यक्ति बिल्कुल। मैं ये उनको ये के बना हमारे करके देश उनको के दिखाऊं। और पूरी दुनिया के प्रत्येक व्यक्ति को सोचना होगा और सभी की ये जिम्मेदारी है, सामाजिक जिम्मेदारी और खुद की भी सुरक्षा की जिम्मेदारी और दूसरों की भी जिम्मेदारी है कि पहले जो कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर है उसका पूरी ईमानदारी के साथ निर्वहन किया जाए, पालन किया जाए। इससे न केवल खुद सुरक्षित होंगे बल्कि दूसरों को भी सुरक्षित करेंगे। डॉक्टर शरद लखोटिया, आपने फाइजर वैक्सीन का जिक्र किया था, इसको लेकर एक आर्टिकल मैंने पढ़ा था, उसमें बाकायदा दावा और एक बाकायदा संस्था का नाम लेके बताया गया था इसमें कि अमेरिकन एकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स के अनुसार कोरोना से 300 से ज्यादा बच्चों की मौत हो गई है। इस बात का दावा इस संस्था ने किया है और इसमें बताया गया कि जो बच्चों को फाइजर की वैक्सीन लगी है उनके शरीर के अंग बहुत बुरी तरह से प्रभावित हो रहे हैं, चाहे दिल की बात हो या फिर किसी और अंग की बात क्यों ना हो। तो भीतरी अंगों में इन्फ्लेमेशन भी देखा गया है। इसको लेकर भी आप जी देखिए, इसमें एक बात मैं बता दूं, जी ये सच्चाई है कि इस समय अमेरिका में बच्चों में पेरिकार्डाइटिस एंड मायोकार्डाइटिस, यानी इन्फ्लेमेशन ऑफ हार्ट जी एंड इन्फ्लेमेशन ऑफ जो वॉल है, जो लेयर होता है पेरिकार्डियम हार्ट के ऊपर लगा हुआ, उस पे इन्फ्लेमेशन काफी ज्यादा हुई है, जी उसमें संख्या बढ़ गई है। लेकिन उन्होंने ये भी कहा है कि हम इसकी पुष्टि नहीं कर सकते कि ये क्या वैक्सीनेशन के कारण हुआ कि किसी और कारण से है। तो मैं इस जी बात को अभी ये भी अच्छा, दूसरा, भारत ये आपकी जो फाइजर की वैक्सीन है, ये हमारे डेल्टा वायरस जो है उस पर ज्यादा काम भी नहीं करती है, जी और फाइजर की वैक्सीन हमें लगाने भी नहीं है। ये अमेरिका का जो भी है आकलन, आपने देखा भी 20 कंट्री ने सबने फाइजर को मान्यता दे दी। तो वो एक समझदारी से हमें रिस्क बेनिफिट रेशियो देख के काम करना है। जी कई बार जब बड़ी ऑर्गेनाइजेशन, आज हिंदुस्तान में जब अगर संख्या करेंगे तो 300-500 का कोई मिनी नहीं होगा, जब 135 करोड़ जनसंख्या की बात कर रहे होंगे और 17 करोड़ 15 से 17 करोड़ बच्चे जो आपके 12 से 18 साल की उम्र के हैं उनकी बात कर जी रहे होंगे। तो आपको ये समझना होगा कि हमको साइंटिस्ट के विश्वास की, उनकी डीलिंग की, क्योंकि वो कोई आप अपने मतलब और फायदे के लिए नहीं लगा रहे हैं, ये पब्लिक के लिए लगा रहे हैं। तो ऐसी बातों को मान्यता ज्यादा नहीं देनी है और ज्यादा उसको नहीं पर उस पर विचार करना है। हमें ये देखना है हमारे जी हिंदुस्तान की कोवैक्सीन सक्सेसफुल होगी और हमारे बच्चों को इससे बचाने में हमें एक बहुत बड़ा कवच मिलेगा, सुरक्षा जी कवच। ये आज की हमारी खबर है। ठीक। इस बीच हमारे साथ एक दर्शक जुड़ गए हैं, सुमेर चंद, उनका सवाल ले लेते हैं, फिर डॉक्टर रवि गर्ग से बात करेंगे। सुमेर चंद जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। आपका सवाल क्या है? हाँ, ऐसा है जी कि एक ये जो एक्सपर्ट आपने बता रखे हैं, जी कम से कम ये जवाब तो दें। सवाल तो हमने कर दिया, लेकिन ये जवाब तो नहीं देते कोई सा भी। पता सवाल सुमेर जी, करने का क्या आपका फायदा सवाल हुआ? क्या है? आप सवाल पूछिए, आपके जहन में क्या सवाल है इस विषय को लेकर, या फिर जो आज हाँ, परिस्थितियां मेरा बनी हुई है, सवाल सवाल ये पूछिए है जी। कि आप अभी डिस्कस कर रहे हैं कि तीसरी लहर आएगी। जी ये तीसरी लहर की पेशेंट गोई किसने की है?
कौन ऐसा है जो ये बता रहा है कि आएगी? तो इसका मतलब चौथी भी आएगी, पांचवी भी आएगी, छठी भी आएगी और 100वीं भी आएगी। ये बताएं तो सही है कि कौन कह रहा है ये तीसरी लहर आएगी? सुमेर जी, महामारियों का इतिहास रहा है कि यहाँ पर महामारी में लहरें आती हैं और सरकार इस बात को लेकर देश के प्रत्येक व्यक्ति को सतर्क कर चुकी है। जिस तरह से पहली लहर आई, फिर उसके बाद दूसरी लहर आई, अब तीसरी लहर आ सकती है और इसको लेकर भी आशंका जाहिर की गई है कि बच्चों पर सबसे ज्यादा इसका प्रभाव रहेगा। महामारी का इतिहास रहा है सर। हाँ, मैंने 90 की बीमारी देखी है, उसके बाद नहीं आया, नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ 90 के बाद। तो सर ये हमारी और आपकी सभी की जिम्मेदारी है ना कि कोरोना का जो अप्रोप्रिएट बिहेवियर है उसका पालन करें ईमानदारी के साथ। ये अफवाह फैला रहे हैं, पता ना कितना शोर बिछा रहे हैं कि 90 के बाद बताओ वो हुआ क्या? पहले जो है इतने आदमी मरे हैं 90 की साल में, हमारा 90 का वर्ष जो देशी होता है उसमें कितने आपका सवाल समझ गए हैं। मैं चाहता हूं कि इसका जवाब डॉक्टर रवि गर्ग दें, फिर उनके साथ एक सवाल भी पूछेंगे। डॉक्टर रवि गर्ग जी, आपने सवाल सुना, दर्शक का एक उनके मन में सवाल है, मैं चाहता हूं कि आप जवाब दें। देखिए, जिस तरह से दूसरी लहर आई थी वो काफी घातक थी थी और वो अभी चल भी रही है। इसमें काफी लोगों को भी मृत्यु भी हुई और काफी लोगों के जो फेफड़े हैं उनको नुकसान भी हुआ, लेकिन वैक्सीन देने के बाद इसमें काफी सुधार हुआ और मतलब काफी अमाउंट में काफी लोगों का काफी कम हो गया है, जो कि हमारा पहले काफी ज्यादा हो सकता है। अगर बच्चों के ऊपर वैक्सीन नहीं बनाई गई तो आने वाले टाइम में अगर किसी लहर आती है तो बच्चों के ऊपर काफी घातक सिद्ध होगी। तो इसीलिए हमें अपनी पहले से ही तैयारी करके रखनी पड़ेगी ताकि बच्चों को नुकसान काफी कम हो। जी डॉक्टर रवि गर्ग, इसी के साथ ही इस मामले से जुड़ा एक बुनियादी प्रश्न है जो बेहद जरूरी भी है, बहुत महत्वपूर्ण है, हर एक अभिभावक का सवाल है, सोशल मीडिया पर भी लगातार सवाल आ रहे हैं। क्या बच्चों में बड़ों से अलग साइड इफेक्ट हो सकते हैं? चूंकि आप बाल रोग विशेषज्ञ हैं, आपने देखा है किस तरह से बड़ों में किसी महामारी को लेकर, बीमारी को लेकर किस तरह के सिम्टम होते हैं, जबकि बच्चों में क्या इससे अलग हो सकते हैं? देखिए, बच्चों में जो सिम्टम्स होंगे, बुखार आना, सर्दी खांसी जुकाम, आंखें रेड होना और लूज वॉमिटिंग, ये सब सिम्टम्स आ सकते हैं। और अगर ये बीमारी ज्यादा घातक होती है तो सांस में दिक्कत भी आ सकती है, दिल पे अटैक भी आ सकता है। तो ऐसी काफी जो है बीमारियां हैं जो बच्चों में आ सकती है। जी, और इसी के साथ ही एक और दर्शक का ये सवाल है, क्या हम बढ़ते हुए शरीर पर कोरोना वैक्सीन के लंबे समय में होने वाले असर को जानते हैं? जी डॉक्टर रवि गर्ग, सवाल है दर्शक का, क्या हम बढ़ते हुए शरीर पर कोरोना वैक्सीन के लंबे समय में होने वाले असर को जानते हैं? हाँ, इससे जो कोरोना के अगर एक बार कोरोना बीमारी आती है तो इससे फेफड़ों पे काफी लंबे टाइम तक असर रहता है। ऐसा देखा भी गया है। अभी जो असर आ रहा है फेफड़ों पर वो काफी लंबे समय तक 1-2 साल तक रह रहा है। मतलब ऐसा रह रहा है जैसे कि ये जो बीमारी है उनके फेफड़े हैं 1-2 साल तक नहीं ठीक है। और बच्चों की जो इम्यूनिटी है वो काफी स्ट्रॉन्ग है, तो हम इस इम्यूनिटी का बच्चों पर असर देखने को काफी कम मिलेगा। जी, हमारे साथ डॉक्टर शरद लखोटिया भी हैं। शरद लखोटिया जी, आप आज जिस तरह से देख रहे हैं राज्यों में अनलॉक की प्रक्रिया की एक बार फिर से शुरुआत होने लग गई है। पहली लहर के बाद भी ये देखा गया था, अब दोबारा से दूसरी लहर में कोरोना के मामले कम आ रहे हैं। राज्यों को ये हिम्मत मिल रही है, ये उम्मीद उनके अंदर जाग रही है कि दोबारा से राज्यों को अनलॉक किया जाए। आपको लगता है क्या ये इस समय पर राज्यों को अनलॉक करना ठीक है? क्या हम जल्दबाजी कर रहे हैं? क्या राज्यों को अनलॉक करने के बाद दोबारा से उस तरह की तस्वीरें नहीं देखने को मिलेगी जहां पर बाजारों में भीड़ होगी, लोग मिलजुल रहे हैं, कोरोना का डर नहीं है? अभी भी इस तरह की तस्वीरें आना शुरू हो गई हैं। महाराष्ट्र की बात हो चाहे यूपी की बात हो, तो क्या ये तीसरी लहर को बढ़ावा देने वाली बात नहीं है? पहले तो मैं एक आपके प्रश्न जिन्होंने पूछा था उनका जवाब मैं देना चाहूंगा। जी बिल्कुल। ये कौन बता रहा है कि तीसरी वेव होगी? ये सारी पब्लिक को समझना है कि ये मनगढ़ंत कहानियां नहीं है। ये WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन और CDC अमेरिका, जो सेंट्रल डिजीज का वहां का है, ये स्टडी करते हैं, अध्ययन करते हैं जब से ये कोरोना वायरस चाइना से निकला है, कैसे ये बिहेव कर रहा है, इस तरह लोगों को सचेत करते हैं। तो आपको ये समझना है ये एक साइंस का विषय है, ये पर्सनल कोई वाद विवाद का विषय नहीं है। पहला ये। दूसरे पे मैं कहूंगा कि बच्चों में खांसी और बुखार के अलावा गैस्ट्रोइंटेस्टिनल यानी आपको उल्टी, दस्त होना, ये एक और कॉमन है, क्योंकि 40 से 60%
कम होता है बच्चों में खांसी और बुखार, तो ये लोगों को समझना है। तीसरी बात है अनलॉकिंग प्रक्रिया की। जी तो अनलॉकिंग प्रक्रिया में मैं आपको बताऊंगा कि यहाँ पे समाज के हर एक, देखिए हमारे यहाँ अपने प्रश्न भी पूछ रहे हैं पब्लिक, हर आदमी, हर एक के पास क्वेश्चन है कि सरकार ने क्या किया, अपोजिशन ने क्या किया, तो रूलिंग पार्टी ने क्या किया। हर आदमी ने अपना एक माइंडसेट किया हुआ है और वो उसके लिए लड़ता है। हमें आज ये समझना है कि हमको आज सामूहिक रूप से महामारी से लड़ना है। इसके लिए कोविड अप्रोप्रिएट बिहेव करना है। अगर ये अनलॉकिंग नहीं करेंगे तो देश की ऐसी हालत हो जाएगी, आर्थिक स्थिति जो ऑलरेडी गड़बड़ाई हुई है। आप जानते हैं कि कितनी नौकरियां कम हो गई हैं। जब प्रोडक्शन नहीं होगा, जॉब नहीं होगा, तो नौकरी नहीं होगी तो पैसा घर कैसे आएगा, जी कामकाज कैसे चलेगा। आम आदमी के पास न तो इतनी सेविंग होती है न चीजें होती हैं। तो अनलॉकिंग करना एक आवश्यकता है, लेकिन इस आवश्यकता के अंदर अगर हमने गलत स्टेप कर दिया जी तो हम मजबूर हो जाएंगे। आपके ही चैनल से पहली बार ही मैंने कहा कि सेकेंड वेव के समय कहा कि लॉकडाउन की व्यवस्था तब पड़ेगी जब आप अपने व्यवहार ठीक नहीं रखेंगे, और वो आपने बात नहीं मानी तो आज जी लॉकडाउन हुआ, उसके बाद अब लॉकडाउन खुला है। ठीक और फिर आज हम लोगों को सचेत कर रहे हैं ठीक कि इस बार आप खुद नहीं बल्कि समाज में आप एक संस्थापक बन के सब लोगों को सिखाइए और बताइए, कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर पे बिल्कुल लेक्चर दीजिए, बताइए, प्यार से समझाइए। ये बहुत जरूरी है, अनलॉकिंग जी तो करना ही होगा। बिल्कुल। चलिए शरद लोखोटिया जी, बहुत बहुत धन्यवाद खास कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। डॉक्टर रवि गर्ग, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद खास कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। तो यहाँ पर हमारी आपकी सभी की ये जिम्मेदारी है, भले ही राज्यों में अनलॉकिंग प्रक्रिया की शुरुआत हो गई है, इसलिए अगर आप नहीं चाहते कि सेक्टर को दोबारा से बंद किया जाए, हालांकि धीरे धीरे करके खोला जा रहा है, तो जिम्मेदारी को समझे, सामाजिक दायित्वों का पालन करें। तो तमाम पहलुओं को लेकर हमने चर्चा की। उम्मीद है आपके लिए ये कार्यक्रम ज्ञानवर्धक रहा। लेकिन एक बुनियादी बात का ध्यान रखिए, भले ही फिर से देश में कोरोना के मामले कम हो रहे हैं, लेकिन जहन में एक बात रखिए, खतरा अभी टला नहीं है। इसलिए ऐसी स्थिति में शुरुआत से लेकर अब तक एक बात जरूर याद आती है। ये पंक्तियां मशहूर शायर बशीर बद्र साहब की हैं। पंक्तियां भले ही कई साल पहले लिखी गई हों, लेकिन ये आज के परिदृश्य और परिस्थिति पर बिल्कुल सटीक बैठती है। ध्यान से सुनिए, कोई हाथ भी ना मिलाएगा जो गले मिलोगे तपाक से। ये नए मिजाज का शहर है, जरा फासले से मिलाकर। सवाल आपका मैं फिलहाल इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए खबरबाज।